नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता जूही की कली को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। जूही की कली निराला जी की साहित्यिक यात्रा के आरंभ में लिखी गई कविता है। यह कविता जूही की कली निराला जी की प्रथम रचना मानी जाती है। अपनी इस कविता में निराला जी ने जूही की कली का मानवीकरण किया है। जूही की कली प्रेयसी का प्रतीक है और दूर देश में रहने वाला मलयानिल अर्थात पवन प्रेमी का प्रतीक है। जूही की कली कविता निराला जी ने मुक्त छंद में लिखी। निराला जी ने अपनी कविताओं में मुक्त छंद का निर्भय प्रयोग कर कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। निराला जी ने छंदोबद्ध कविता को उपवन की बंधी प्रकृति कहा है और छंदोमुक्त कविता को वन्य प्रकृति। निराला जी ने द्विवेदी युग में लिखी जाने वाली छंदबद्ध कविता की परंपरा को तोड़ा और इसके लिए उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा था। जूही की कली एक श्रृंगार परक कविता है। जब निराला जी ने यह कविता सरस्वती पत्रिका में छपने को दी तो उस समय सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कर रहे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कविता को अति श्रृंगार परक कहते हुए इस कविता को छापने से इनकार कर दिया था। छायावाद के शलाका पुरुष कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य में प्रकृति अपने विविध रूपों में प्रकट हुई है। कहीं प्रकृति का सहज रूप, कहीं कोमल, कहीं उपदेशात्मक, कहीं उग्र, कहीं अलंकारिक रूप में, कहीं चेतन स्वरूप में दिखती है। जूही की कली कविता का मूल भाव प्रेम है। इस कविता में कवि निराला जी ने प्रकृति के तत्वों के बीच उन्मुक्त प्रेम की स्थापना की है। प्रकृति का मानवीकरण करते हुए निराला जी ने जूही की कली को नारी तथा मलयानिल अर्थात पवन को पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है। चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जूही की कली को पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या को समझते हैं। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में। विजन निर्जन या एकांत स्थान, वल्लरी लता, सुहाग भरी पूर्ण श्रृंगार युक्त सुहागिन युवती, स्नेह स्वप्न मग्न प्रिय या पति के प्रेम के स्वप्न में मग्न, अमल कोमल तनु तरुणी स्वच्छ कोमल शरीर वाली तरुणी अर्थात युवा युवती। दृग बंद किए आंख बंद किए हुए, शिथिल पत्रांक में निढाल सी अपने पत्तों में अर्थात एकांत स्थान में वन की लताओं पर पूर्ण श्रृंगार किए हुए सुहागिन तरुणी की भांति अपने प्रेमी या पति के सुंदर स्वप्न में मग्न स्वच्छ कोमल शरीर वाली युवा युवती जूही की कली निढाल सी अपने पत्तों में आंख बंद किए हुए सो रही थी। वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल। वासंती निशा अर्थात बसंत की रात, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ विरह की अवस्था में अपनी प्रेमिका अर्थात जूही की कली को छोड़कर विधुर अर्थात उसका प्रेमी पवन कहीं दूर देश में चला गया था। मलयानिल अर्थात चंदन की खुशबू लिए हुए हवा अर्थात बसंत की रात्रि थी और जूही की कली का प्रेमी पवन अपनी प्रेमिका को विरह की अवस्था में छोड़कर किसी दूर देश मलय पर्वत पर चला गया था जिसे कहते हैं मलयानिल अर्थात मलय पर्वत से आने वाली हवा। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गात, फिर क्या पवन उपवन सर सरित गहन गिर कानन कुंजलता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय गात। जिस प्रकार प्रिय व प्रेयसी अपने मिलन के सुखद क्षण को याद कर मिलने के लिए बेचैन हो उठते हैं, यहाँ कवि कहते हैं कि उसी प्रकार नायक पवन अपनी नायिका जूही की कली से बिछड़ने के पहले वो सुखद मिलन की याद करता है। पवन को उन मधुर स्मृतियों की याद आने लगती है। आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात,
कवि कहते हैं कि वह याद करता है कि किस प्रकार वह चांदनी रात में अपनी प्रेमिका जूही की कली के साथ मधुर अर्थात मीठी बातें किया करता था। आई याद कांता की कमनीय गात, फिर उसे अपनी प्रेमिका के कोमल शरीर की याद आने लगती है। फिर क्या वह पवन रूपी नायक या प्रेमी अपनी जूही की कली रूपी नायिका या प्रेमिका से मिलने को इतना विह्वल हो उठता है कि उपवन सरसरित गहन गिरि कानन कुंजलता पुंजों को पार कर, उपवन अर्थात बगीचा, सर सरोवर, सरित नदियाँ, गहन घोर अंधकार, गिरि पर्वत, कानन जंगल, कुंजलता पुंज लता और झाड़ियों से घिरा हुआ, अर्थात वह पवन रूपी नायक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अनेक बाधाओं, बगीचे, सरोवर, नदियाँ, गहन अंधकार को मात देते हुए पर्वत, जंगल तथा लता व झाड़ियों के समूह को पार करता हुआ पहुँचा जहाँ उसने की केली कली खिली साथ। वह वहाँ पहुँचता है जहाँ उसने जूही की कली अर्थात नायिका के साथ प्रेम क्रीड़ा की थी, अर्थात वह स्थान जहाँ जूही की कली पवन की याद कर सो रही थी। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे का पोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, किमा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, जूही की कली सो रही थी, अतः वह कैसे प्रिय के आगमन को जान पाती, अर्थात कली अपने प्रिय के सुंदर स्वप्न में डूबी हुई सो रही थी, अतः वह पवन का आना न जान सकी। नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। यहाँ कवि कहते हैं कि नायक ने आते ही सर्वप्रथम नायिका के गालों को चूमा। यहाँ कवि पवन को नायक के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि चूमे कपोल, अर्थात पवन आया तो उसके बहने या हवा चलने से नायिका जूही की कली को धीरे से स्पर्श किया। उस स्पर्श से जूही की कली लता सहित झूले की तरह हिल उठती है। इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं। कवि कहते हैं कि इतने पर भी नायिका अर्थात जूही की कली नहीं जगती। चूक क्षमा, यहाँ कवि कहते हैं कि नायक अर्थात पवन ने इसे अपना अनादर समझा कि उसके इतने प्रेम पूर्वक जगाने के बाद भी नायिका अर्थात कली नहीं जागी और उससे अपनी गलती की क्षमा भी नहीं मांगी कि पवन के आने का उसे आभास भी नहीं हुआ। निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, निद्रालस नींद के आलस में, बंकिम विशाल नेत्र बाकी चितवन वाले विशाल नेत्र। कवि कहते हैं कि नायिका जूही की कली नींद के आलस में अपने विशाल बाकी चितवन वाले नेत्र बंद किए सोती रही। कीवा मत वाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। कीवा ऐसा, यहाँ कवि कहते हैं कि ऐसा लगता था कि वह जूही की कली या नायिका यौवन के नशे में मस्त होकर लेटी है। ऐसी अवस्था में उसे कोई क्या कहे। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती चकित चित्तवन निज चारों ओर फेर, हेर प्यारे को सीज पास नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल। यहाँ कवि पवन का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि निर्दय नायक ने नायिका को तेजी से हिलाया और बड़ी ही निष्ठुरता के साथ उसके गालों को हिलाते हुए या मसलते हुए उसे जगाने लगा। अर्थात फिर उस निर्दय नायक अर्थात पवन ने तेज हवा के झोंकों की झड़ियाँ चला दी। वह तेजी से बहने लगा और पवन के तीव्र गति से चलने के कारण जूही की कली लता सहित जोर जोर से हिलने लगी और उसकी सुकुमार देह पवन अपने झोंकों से झकझोर डालता है, जिससे कली की पंखुड़ियां सिकुड़ जाती हैं या मसल जाती हैं। चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेर। यहाँ कवि कहते हैं पवन अर्थात नायक के इस व्यवहार पर कली अर्थात नायिका चौंक जाती है और जग जाती है। वह आश्चर्यचकित होकर अपने चारों ओर देखने लगती है। हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। यहाँ कवि कहते हैं कि जब वह जूही की कली रूपी नायिका अपने प्रिय को अपनी सेज के पास देखती है तो बड़े ही विनम्र भाव से उसके चेहरे पर हंसी अर्थात प्रसन्नता के भाव आ जाते हैं और वह अपने प्रिय के संग खेलने लगती है।
यहीं पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता जूही की कली समाप्त होती है। मिलते हैं नई कविता के साथ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।